हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद राहुल। तो जैसा भी आपको पता है, हम IB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो IB एग्ज़ाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और आपने इसको टाइम दिया होता है 60 मिनट। 60 मिनट। तो आप देखिए, इसमें मैथ्स 25 मार्क्स के आता है, रीजनिंग 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स एंड GS 25 मार्क्स। तो मैथ्स आपको पता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, ये सब मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। रीजनिंग में एनालॉगी, टाइम एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन 25 मार्क्स के आपके। एडियम, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, ये आपको देखने को मिलते हैं। हम GS की बात करते हैं, जो कि मेन इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है। ये वीडियो ना केवल IB बल्कि SSC, CHSL, SSC, CGL, SSC, MTS सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, इसमें मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया। ये चारों पोर्शन आपके सेंट्रल लेवल की किसी भी जॉब में आपको 100 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं, वनडे जो भी एग्ज़ाम होता है आपका। तो हम GS की बात करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी इंग्लिश के लिए 3 वीडियो में ला चुका हूँ अपनी सिनोनियम की। तो अभी हम GS के बारे में बात करते हैं। तो GS आपको पता ही है कि GS के बहुत सारे पार्ट होते हैं आपके, जैसे हिस्ट्री आ गया इसमें आपका, ये आपका पॉलिटी आ गया, ये आपका ज्योग्राफी आ गया, ये आपका फिजिक्स आ गया, एक केमिस्ट्री आ गया, एक बायोलॉजी हो गया, ये आपका करंट अफेयर आ गया। तो इन सबको मिला के आपका 25 मार्क्स का एक नंबर बनता है। लेकिन ये जो 25 मार्क्स है ना, ये आपके एग्ज़ाम में, ये जो आपके 25 क्वेश्चन जो है आपके GS के, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसे कहते हैं सिलेक्शन के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले आउट करते हैं ये। क्योंकि आप देखिए, 60 मिनट दिए होते हैं आपको, एग्जामिनर 60 मिनट देता है और आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। आप कैसे करोगे बताओ भाई? 25 मैथ कर लोगे, 25 मिनट ले जाएगा। 25 रीजनिंग कर लोगे, 25 मिनट ले जाएगा। 50 मिनट तो यहीं हो गए। पर अगर आपका GS बढ़िया है, आपका GS स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत आराम से 5 मिनट में ये 20 क्वेश्चन ले जाओगे आप। कितने मिनट में? 5 मिनट में आप बहुत आराम से 20 क्वेश्चन ले जाओगे। आप खुद देखोगे, आप 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कमा रहे हो, वो भी सेंट्रल लेवल, जो SSC, जो MTS, CHSL, CGL, IB, इन सब की सैलरी आपको मैं बताऊंगा ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। IB की सैलरी 80,000 पर मंथ है। CGL से जो बंदा लगता है उसकी सैलरी 60,000 पर मंथ है। CHSL से जो बंदा लगता है 35 एंड 25। वो आप वीकली संडे सैटरडे ऑफ, ओनली 5 days वर्किंग एंड 10 AM to 5 PM ये जॉब टाइम। 60 आपको हॉलीडे मिलते हैं इन ईयर, और बोनस, फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस,
जैसे आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है, आप वहाँ भी। कहने का मतलब है एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है बस। आप एक बार मेहनत कर जाओगे ना, तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं 3 वीडियो बनाई है, अभी मैंने ओनली 3 वीडियो बनाई है मैंने अपनी सिनोनियम की, जिससे मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना जो 500 सिनोनियम है उसको मैं किस तरीके से समझा पाऊँ, याद कर पाऊँ, आपको करा पाऊँ। तो धीरे धीरे करके हम इन सभी पार्ट को कोशिश करेंगे कि अपना विद इन 1 मंथ, 1 महीने में हम अपना इतना कवर कर सकें कि हम अपना इसमें एग्ज़ाम में जब हम जाएँ तो हम इतना परफेक्ट हो जाएं कि एग्ज़ाम को ना हम एकदम से ही, मतलब जैसे 60 मिनट आपके हमारे पास होते हैं, 60 मिनट हमें एग्जामिनर ने दिए करने के लिए, हमारा टारगेट रहेगा हमें वो एग्ज़ाम 45 मिनट में निकालना है। ये स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए और इस लेवल की हमें तैयारी होनी चाहिए कि हमें वो एग्ज़ाम 45 मिनट में क्रैक करना है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता था कि सबसे पहले जो आपका एक जीएस है, तो जीएस के बारे में आपको कुछ चीज़ बताता हूँ मैं कि जीएस में बता आपको मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब पोर्शन आपके आते हैं। तो अब इसको किस तरीके से कवर करना है, तो आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपके। एसएससी हो गया आपका, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, आईबी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया। जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं इन सभी में आपका हिस्ट्री जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि बाबर का पुराना नाम क्या था, या बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, या बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, या जो हमारा ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। या पूछ लिया जो आगरा है उसकी जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो हम जो है इसकी एक मैराथन क्लास का मतलब 1-1 घंटे की मतलब कोशिश करेंगे कि 1 घंटा अपना निकाल दे, तो 7 से 8 घंटे में हम अपनी पूरी हिस्ट्री कवर कर ले जाएं बहुत ही आराम से। 7 से 8 घंटे आपकी हिस्ट्री को चले जाएंगे, 7 से 8 घंटे आपके ऐसे ही ज्योग्राफी को चले जाएंगे, और मेरे ख्याल में मानता हूँ मैं 4 से 5 घंटे आपके फिजिक्स को चले जाएंगे, और इतने ही केमिस्ट्री को, क्योंकि बायोलॉजी आपका बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें 6 घंटे मानते हैं हम। और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर हो गया आपका। करंट अफेयर आपके, करंट तो आपको वही जो डेली आपको देखनी पड़ती है वीडियो, तो वो हो गया आपका तो 4 से 5 घंटे। तो बेसिकली मिला के इतने में अपना ये जीएस स्पेक्ट्रम जो अपना जो रिस्क मतलब जो जीएस है हमारा, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं अपनी सबसे स्टार्टिंग हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए आपको मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम बात करें हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देखिए इतिहास एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी हमारे पास्ट में वो सब इतिहास है। जो हमने कल किया वो भी हमारा इतिहास रह गया। जो 1000 साल पहले होता वो भी हमारा इतिहास था। जो 5000 साल पहले वो भी हमारा इतिहास ही है। तो जिसके कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो चीज़ें हमें पता है कि वो इतिहास में हुई हैं और वो लिखी भी गई हैं। जैसे हमें पता है बाबर का भी हुआ था, एक बाबर एक नाम का व्यक्ति था, उसकी मृत्यु काबुल में हुई थी, हमें पता है। ये चीज़ इतिहास में दर्ज है, ये चीज़ इतिहास में दर्ज है। तो एक तो ये इतिहास हो गया। एक इतिहास ऐसा भी था कि सिंधु सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी, उसके जो लेख हैं, लिखत हैं, वो इतिहास किताबों में दर्ज ही नहीं है। तो अगर हम बात करें इतिहास को, तो इतिहास के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। 1, 2 और 3 पार्ट होते हैं इतिहास के। पहले हम बात करेंगे अपने प्रागैतिहासिक पार्ट की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता आपको बोलन इतिहास के पिता को आपको कहने लगे इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता, इन्होंने इतिहास की रचना की थी। तो 3 पार्ट होते हैं इतिहास के, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक
और ऐतिहासिक। तो जिसके बारे में आपको पता है और आप उनको किताबों से पढ़ सकते हो, जैसे आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता करना है कुछ कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो आप क्या करोगे, आप किताब उठाओगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी, हमारा इतिहास हो गया, अलाउद्दीन खिलजी आपने पढ़ लिया। एक है, आपने नाम सुना मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, लेकिन आप उसको ना कहीं फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं आप किताब में उसका जिक्र नहीं, लेकिन आपको पता है कि हाँ है, तो वो आधा ऐतिहासिक। और एक ऐसे इतिहास होता है जो आपको पता भी नहीं है, उसके कहीं आपको लेख भी नहीं मिलने के। जैसे आपको पता है कलिंग है, अशोक ने जब अपना कलिंग विजय किया था, तो कलिंग विजय में उसने अपने 13वें शिलालेख में उसका वर्णन किया था अशोक ने। तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है लेख, वो लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो उसको कोई पढ़ ही नहीं पाड़ा, क्योंकि उस समय जो लोग थे वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने अपनी भाषा में उसको लिखा, उस ब्राह्मी लिपि में, अशोक के 13वें शिलालेख को। आजकल के लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि किस लिपि में लिखा हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये एक लिपि है, जैसे एक हमारी लिपि होती है, हम बात करते हैं आपने, जैसे मेरा नाम, जैसे मैं लिखता हूँ अपना महोदय, ये हमने एक वर्ड लिखा महोदय। महोदय क्या है हमारा, ये किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है ये। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको इंग्लिश में महोदय। ये तो मैंने स्टार्ट किया ऊपर वाली लाइन से, ये मैंने स्टार्ट कर दिया नीचे से। तो ये तो हमारी इंग्लिश भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा, ये हमारी हिंदी भाषा हो गई। तो इसमें जो मैंने लिखा, ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ऊपर से करी, ऊपर वाली लाइन से, और यहाँ मैंने स्टार्टिंग नीचे से लिखना स्टार्ट करा। ये हमारी इंग्लिश हो गई, ये हमारी हिंदी हो गई। यानी क्या है, हिंदी इंग्लिश का अपोजिट है। देखो मैंने ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करा, या मैं नीचे से स्टार्ट करा, हो गया ना इसका अपोजिट। तो ये लिपि हमारी होती है रोमन लिपि, या हमारी होती है देवनागरी लिपि। ऐसी उनकी एक लिपि थी, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे उर्दू भी लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि थी, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो वही 3 प्रकार के इतिहास के बारे में बात करी, आगे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। इतिहास के पिता हेरोडोटस। तो हम बात करते हैं कि इतिहास जो था क्या था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे वेदों के बारे में। हमारे वेद कितने हैं, हमारे वेद है 4। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकंड इज यजुर्वेद, थर्ड इज सामवेद, एंड फोर्थ इज अर्थवेद। जो हमारा गायत्री मंत्र लिया गया है ना, वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्यों, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। तो क्वेश्चन आता था आपको कि जो आपका गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में उसका उल्लेख है। एक क्वेश्चन आता है सोम देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है। जो हमारे सोम देवता, जो हमारे सूर्य देवता हैं, तो उनका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल है। देखिए मतलब 10 मंडल है, तो 10 मंडल के तीसरे मंडल में तो आपका गायत्री मंत्र हो गया, और 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख हो गया, तो 10 मंडल ही हो गए। 462 ऋचाएँ हो गई इसमें। ऋचाएँ क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं जो लिखी जाती, पंक्तियाँ जो लिखी जाती हैं। और 1028 की सूक्ति हो गई। सूक्ति क्या होती है, कुछ चीज़ मैंने लिखनी स्टार्ट करी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सूक्ति में आ गई। तो 10,462 ऋचाएँ, 10 मंडल क्या, 10 चैप्टर। तो भैया ऋग्वेद एक बुक है, उस बुक के 10 चैप्टर हो गए, और उसके तीसरे चैप्टर में हम बात करें तो सोम देवता के बारे में गायत्री मंत्र का लिखा हुआ है, और 9वें चैप्टर में तो सोम देवता का उल्लेख है। तो एक तरीके से ऋग्वेद एक आप बुक मानो, उस बुक में 10 चैप्टर हैं, तीसरे चैप्टर में गायत्री मंत्र है, और आपका 9वें मंडल में 9वें चैप्टर में सोम देवता का उल्लेख है। 10,462 ऋचाएँ हैं, 128 सूक्ति है। सूक्ति क्या, इनका जो वर्णन होता है उसे सूक्ति कहते हैं।
तो अब जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को पढ़ता है, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? जैसे मैं पढ़ता हूँ, कोई व्यक्ति पढ़ता है, उसे पंडित जी बोलते हैं। जैसे ये पढ़ने वाला तो पंडित जी होता है। तो जो व्यक्ति को पढ़ने वाला होता है ना, जो ऋग्वेद को पढ़ लेता है, जो ऋग्वेद को जान लेता है, उसे बोला जाता है होत्र। उसे बोला जाता है होत्र। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो मतलब पूछे कि जो ऋग्वेद जो बुक है, जो हमारा इतना पुराना वेद है ऋग्वेद, उसको जो पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र बोला था, होत्र। तो हमने यहाँ पे अपना ऋग्वेद कंप्लीट करा। ऋग्वेद के बाद में हम अगले पढ़ते हैं अपना यजुर्वेद। अगला पढ़ते हैं हम अपना यजुर्वेद। क्या हो रहा है? मिनट, सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं यजुर्वेद की बात कर रहा था। तो यजुर्वेद क्या होता है आपका? जैसे आप देखो, एक घर में पूजा हो रही है, तो पंडित जी आए हुए हैं। तो पंडित जी क्या है, हवन में बैठे हुए हैं। उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? अपने वो मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं। मंत्रों को उच्चारण करने सभी आसपास बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो जो पंडित जी जो बैठे हुए हैं ना, जो हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो मंत्र लिए गए हैं, ये मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? यजुर्वेद से। ये जो मंत्र लिए गए यजुर्वेद से। पेपर में अगर आप क्या पूछे कि भाई जो पंडित जी जो गायन करते हैं उसमें, जो उसमें वो बोलते हैं एक जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और ये एक ऐसा वेद है जो आपको गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। अब ये गद्य और ये पद, ये क्या होता है? तो जो आपको गद्य होता है ना, गद्य ये होता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये लाइन से जो लिख रहा हूँ मैं, ये आपका गद्य है, गद्य। और जो मैं अगर लिखने लगूँ पद, जैसे एक आपको मैं बताऊँ कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना मोती, कौवा मोती खाएगा, ऐसा कुछ जो एक पंक्ति लिखी होती है, इसमें दो मात्राएं होती है, लघु और गुरु। तो ये जो इसे इसे पद बोला जाता है। जो कबीरदास के दोहे होते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो एंड में जो दो मात्रा लगी होती हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहमन पानी ना उभरे मोती मानुष चून, ये यमक अलंकार है इसमें। तो ये जो होता है पद होता है। जबकि अगर मैं कोई कहानी लिख लूँ कि राम एक लड़का था, वह स्कूल जाता था, वह डेली पढ़ता था, क्लास में फर्स्ट आता था, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ कहानी के रूप में, तो वो हमारे गद्य हो गया। और रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जो मैंने मंत्र मंत्र होते हैं, ये हमारे साथ पद में आते हैं। तो गद्य पद तो ये हो गए। यजुर्वेद के बारे में बात कर रहे थे हम। जो पंडित जी बोलते हैं, यंत्र मंत्र को उच्चारण करते हैं, उन सबको जो है इसमें लिखा जाता है। गद्य और पद दोनों में है। तो यजुर्वेद में आप में जो भी इससे बाहर नहीं आने का यजुर्वेद में कि क्या होता है इसमें, कि पंडित जी उच्चारण करते हैं, गद्य और पद दोनों में गद्य पद क्या होते हैं। और इसके जो इनको याद करता है ना, मतलब जो इनको पढ़ता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं अर्धवर्यु। जो ऋग्वेद को पढ़ता है, ये भी एक तरह की बुक ही है। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल पैलेस में, तो ऋग्वेद यजुर्वेद साम अर्थवेद, ये एक तरीके का हमारी बुक ही तो है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, ऐसी ये है, ये हमारे वेद लिखे गए हैं। ये कोई हमारा वेद है, ये जैसे हमारा एक बुक हो गई, ये बुक हमारी ऋग्वेद हो गई। एक हमारी ये वाली बुक हो गई, ये हमारी यजुर्वेद बुक हो गई। तो मैं इसके वाली बुक की बात कर रहा हूँ कि इसमें इस वाली बुक में सब कुछ है। ये इस वाली बुक के अंदर गद्य में भी लिखा गया है, इस वाली बुक के अंदर पद में भी लिखा गया है। जो पंडित जी उच्चारण करते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद उच्चारण करते हैं, जो इस बुक को पढ़ता है उसको अर्धवर्यु बोला जाता है।
जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्र बोला जाता है, जिसको पढ़ता है उसे अथर्ववेद बोला जाता है। गद और पद दोनों में है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद हो गया। अगला पढ़ते हैं हम सामवेद के बारे में कि ये सामवेद क्या होता है। देखिए सामवेद जो होता है आपका, ये आपका, इसका मतलब होता है साम, इसमें साम वर्ड आ रहा है, साम। साम मतलब होता है संगीत। तो पेपर में अगर ये है ना कि किस वेद में आपका संगीत का मतलब देखने को मिलता है कि संगीत जो है आपका, संगीत का वर्णन किस वेद में है, संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो संगीत का वर्णन आपका ऋग्वेद में आएगा। ठीक है। और जो इसको पढ़ता है उसको उद्रात बोला जाता है, उद्रात। ठीक है। अगला आता है हमारा अर्थवेद। ये अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है, मैं अथर्व ऋषि है। इसमें 6000 पद हैं। देखिए 6000 पद हैं इसमें। और जितने भी आपके अंधविश्वास, जो आपका भूत पिशाच, अंधविश्वास, जादू टोना टोटका, जो भी है आपका बुरी चीज़ें जितनी भी हैं, उन सब का वर्णन अर्थवेद में किया गया है। ठीक है। तो अभी आपको मैंने 4 वेदों के बारे में जानकारी दी मैंने, कि हमारे पहले तो इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास क्या होता है, फिर 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्, साम, अर्थवेद। ठीक है। अब एक हमारे होते हैं एक होता है हमारे उपनिषद। ये उपनिषद क्या होते हैं? हमारे उपनिषदों की संख्या 108 है। हमारे वेद 4 हैं। हमारे वेदांग 6 हैं। हमारे वेदांग 6 हैं। वेद 4 हो गए हमारे, उपनिषद 108 हो गए, वेदांग 6 हो गए। ऋचाएँ कितनी है हमारी? 10,462। 10,462। सूक्ति कितनी है हमारी? 1,028। मंडल कितने हैं हमारे? 10 मंडल हैं। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इन उपनिषदों के बारे में और वेदांगों के बारे में। तो वेद तो हमारे 4 ही हैं, लेकिन इनको हमें समझना है, पढ़ना है। तो इसमें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये जो वेद लिखे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे हैं वेद। तो इनको अगर हमें समझना है, पढ़ना है, तो हमें वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वेदांग में इन 4 वेदों का वर्णन किया गया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कोई व्यक्ति हो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, क्योंकि चारों वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। चारों वेद किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। अब चारों वेदों को संस्कृत में पढ़ना हर एक के बस की तो बात नहीं। तो उसी को सिंप्लीफिकेशन वेदांग में कर गया। जो वेदांग होते हैं वो इसी का सिंप्लीफिकेशन रूप होता है वेद का। कितने होते हैं वेदांग? हमारे 6। तो अगर किसी को वेदांग के बारे में नहीं पता तो अपना इस तरीके से वो अपना पढ़ सकता है। ठीक है। तो मतलब हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे कि इतिहास जो है अपना किस तरीके से, इतिहास में कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने किस तरह से वेदांगों की रचना करी, उपनिषदों के बारे में बात करा है हमने। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में कि एक हमारा जो था फाहियान था, एक फाहियान। फाहियान एक कौन था? चीनी यात्री था, तो इसने कुछ बताया इतिहास के बारे में, चीनी यात्री फाहियान। एक हमारा हेनसांग था, इसने बताया कुछ इतिहास के बारे में। एक हमारा अलबरूनी था। इन सब ने वर्णन किया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतने भी ये सब लेखक हुए हैं। हेनसांग, फाहियान, अलबरूनी, अरबी लेखक था ये। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था ये। तो उन्होंने अपना इस तरीके से उन्होंने अपना वर्णन किया है इसमें। अब आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको मैं। जैसे हिस्ट्री, मतलब जैसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, वैसे तो क्वेश्चन तो बनने अभी से स्टार्ट हो गए, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री, मतलब कहाँ से पढ़ने स्टार्ट करते तो एक सभ्यता के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि सभ्यता कौन सी है। सभ्यता का नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसे बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है ये? देखिए इसका नाम है सिंधु सभ्यता।
सभ्यता मतलब कल्चर। जैसे का ऐसा आज का टाइम है, आज हम रह रहे हैं अपने यहाँ पे, आज का टाइम है, आज हम रह रहे हैं, हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं। हमारा एक सभ्यता है, एक कल्चर है हमारा, हम लोग हैं। ऐसे ही आज से मैं बात करूं 0 ईस्वी, आज चल रहा है 2021। मैं जस्ट 2021 साल पहले दो 0 ईस्वी पे आ गया मैं। उससे मैं और 2500 साल पहले जा रहा हूँ, 2500 साल पहले। ठीक है, अगर मैं टोटल टाइम देखूँ, देखो 2000 साल तो यहीं हो गए, 2000 और 2500 ये रहे। मैं बात कर रहा हूँ 4600 साल पहले की, आज से। तो 4600 साल पहले आज से कुछ लोग हुआ करते थे। तो जो लोग हुआ करते थे उनकी क्या सभ्यता, जैसे उनका भी कुछ कुछ कल्चर था। तो चूंकि मैं हम इतिहास के बारे में बात कर रहा था, हम इतिहास के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमारे इतिहास में क्या था, कैसे लोग थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उस समय कल्चर था। क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, एग्जामिनर जो निकालेगा कि सिंधु सभ्यता जो थी वो कब से कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, उसका टाइम पीरियड आपको बताया मैंने कि यह किस तरीके से टाइम पीरियड इसका है। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का जो काल था वो कब से कब तक था, तो वही 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व, मतलब 400 साल तो ये रहे, 300 ये रहे, तो 700 साल, मतलब 7 शताब्दी, ये एक सभ्यता रही हमारे इंडिया में। 700 साल सभ्यता रही। अब इसके बारे में पता कैसे चला? देखो, हमारी जो क्रांति हुई थी 1857 में हुई थी हमारी क्रांति। ठीक है, उससे जस्ट 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था? क्योंकि उस समय तो क्रांति से 1 साल पहले 1856 की बात है। दो अधिक दो अधिकारी थे हमारे, दो अधिकारी थे हमारे। एक तो थे जॉन मार्शल, एक थे हमारे जॉन मार्शल, एक थे राय बहादुर साहनी। ये क्या करते, पाकिस्तान तो उस समय इंडिया ही में था, कराची की बात है। ये कर रहे थे, ये दोनों मिलके उस समय अधिकारी पद पे थे, ये राय बहादुर साहनी और जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल बताया आपको, अंग्रेजों का राज था उस समय। तो सिंध पाकिस्तान में ये जो है रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे। तो रेलवे ट्रैक जब बिछवा रहे थे वहाँ पे, तो इन्होंने देखा कि जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, तो मजदूरों ने ना कुछ वो देखी ईंटें, कुछ ईंटें देखी। जैसे आपको मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, आप देखना मेरी प्लेलिस्ट में होगा या मेरी वीडियो आप सर्च करोगे ना, तो मैंने कुतुब मीनार के ऊपर एक वीडियो बनाई है। कुतुब मीनार के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है। मैं दिल्ली गया था किसी काम से, तब बनाई थी मैंने वीडियो कुतुब मीनार के ऊपर। तो कुतुब मीनार में जिस तरह लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण हुआ ना, बड़े बड़े पत्थर थे, लाल बलुआ पत्थर, उन्हीं पत्थरों जैसे एक पत्थर मिले थे वहाँ पे। क्योंकि ये तो 1100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1192 की बात है यहाँ पे। यहाँ मैं 2500 मतलब 4600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों को ना कुछ चीज़ दिखाई दी थी, खुदाई जब वो कर रहे थे, जब वो ट्रैक का निर्माण कर रहे थे, तो उन्हें ईंटें दिखाई दी। तो उन्होंने बताया इसके बारे में जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल को समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है ये। तो जॉन मार्शल ने फिर राय बहादुर साहनी को बताया कि देखो ये क्या चीज़ है। तो जो राय बहादुर साहनी था और जॉन मार्शल थे, इन दोनों ने आपस में विचार विमर्श करा। तो विचार विमर्श करने के बाद में इन्होंने खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी, खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी इन्होंने। जब उन्होंने खोदते गए, वो खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। तो आप देखो, एक मूवी आई थी आपकी सूर्यवंशी, सलमान खान की मूवी थी वो। तो उसमें खंडर जो थी वो जमीन के अंदर थी। देखी होगी आपने मूवी सूर्यवंशी। तो जमीन के अंदर थी वो खंडर, जिसमें वो महल था एक बड़ा। तो जब उन्होंने खुदाई करनी अपनी स्टार्ट करी, तो उन्हें एक सभ्यता के बारे में पता लगा कि यहाँ पे तो मकान भी है भाई, यहाँ तो एक छोटे छोटे रास्ते भी हैं, यहाँ तो एक स्नान कुंड भी है, यहाँ पे तो, यहाँ पे स्नान कुंड, यहाँ पे पशु पक्षी नहाते हैं, यहाँ पे तो एक धान्यगार भी है, यहाँ पे तो जुते हुए खेत भी हैं, यहाँ पे तो नक्काशीदार ईंटें भी हैं, यहाँ पे तो भगवान पशुपति भी हैं, यहाँ पे तो मोहरे भी हैं, यहाँ पे तो जुते हुए खेत भी हैं। तो जब इन सबके बारे में पता लगा,
तो उन्होंने फिर अनाउंसमेंट करी इसके बारे में, जब पता लग गया जॉन मार्शल को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ था। तो सन 1922 की बात है, आज से लगभग 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जॉन मार्शल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि एक सभ्यता हमारे पुराने समय में पनपी थी, आज से 4600 साल पहले, लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास। तो उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, उन्होंने उसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, इसको उन्होंने नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम उसको क्यों दिया इन्होंने? नाम उन्होंने इसको इसलिए दिया क्योंकि आप देखो, मैं अगर इंडिया का मैप बनाऊँ आपको, मैं ये देखो मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ यहाँ से, हालांकि बेकार बनेगा पर फिर भी आप समझ जाना कि ये आपका कचकरण हो गया, ये आपका इंडिया का मैप मैंने हल्का फुल्का आपको बना दिया। ये इंडिया का मैप है ये। तो देखो यहाँ पे जो इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा। अगले पिक्चर बनाता हूँ, देखो ये आपको मैंने इंडिया का मैप बनाया है, सपोज इंडिया का मैप है आप, ठीक है। आप देखो वो हमारा यूपी, हम इस जगह हैं यूपी में, ठीक है। खुदाई हो रही थी इस जगह पाकिस्तान में। अब आपको पता होगा यहाँ पे यहाँ यहाँ आपका चाइना आ गया, भैया आपका ये तो इंडिया है, ये तो हमारा इंडिया ही है। यहाँ आपका नेपाल है, ये भूटान है, ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया। यहाँ आपका चाइना हो गया, यहाँ आपका तिब्बत हो गया ये। तो दिखाओगे आप, एक तिब्बत में आपका मानसरोवर झील पड़ती है यहाँ पे इस जगह, क्योंकि हिमालय है, यहाँ मानसरोवर झील पड़ती है यहाँ पे। तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी यहाँ पे आपका कैलाश पर्वत हो गया, इस जगह कैलाश पर्वत हो गया, ठीक है। तो कैलाश पर्वत के पास से कैलाश मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो आपकी यहाँ पे एंटर करती है जम्मू कश्मीर से, वो आप यहाँ पाकिस्तान में एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान में एंटर करिए, पूरी गिर गई आपके यहाँ पे अरब सागर में, ये गिर गई आपके यहाँ पे अरब सागर में। तो जिस जगह यहाँ पे खुदाई हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उस जगह यहाँ पे जो दो अधिकारी थे, वो जॉन मार्शल और राय बहादुर सानी, वो पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे देखो सिंधु नदी आ रही है, और जाहिर सी बात है कि जिस नदी के आसपास की सभ्यता, क्योंकि वहाँ लोग थे, अब देखो जहाँ पे नदियाँ रहेंगी, जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ खेती भी होगी, वहाँ शिकार भी होगा। खेती अच्छी होगी तो खाना मिलेगा, शिकार अच्छा होगा, वहाँ का पर्यावरण भी अच्छा होगा क्योंकि पानी सिंचाई में जाएगा। तो मतलब वहाँ की जो सभ्यता थी रहने वाली अनुकूल थी लोगों के, बंजर भूमि नहीं थी वहाँ पे। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी दोनों ने मिलके। 1922 में तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी दी थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंधु नदी जा रही है ये, और यहाँ पे इसके आसपास की सभ्यता है ये। तो चूंकि सिंधु नदी इसके आसपास से जा रही है, तो इसलिए उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, सिंधु नदी के कारण। क्योंकि अब देखो यहाँ पे व्यास भी है, सतलज भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, पंजाब इसी के पास पड़ता है, पंजाब। तो जो यहाँ पे सभ्यता थी, ये वाली सभ्यता, तो यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं हम, जो यहाँ के लोग जो रहते थे आज से 4600 साल पहले इस जगह। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है पेपर में कि कहाँ जो सभ्यता था, क्या टाइम तक क्या वहाँ के लोग थे। तो ये था। अब आपको मैं बताऊँ इसके बारे में, जैसे हमारा एक ये सभ्यता थी, क्वेश्चन है कि जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को बोलते हैं त्रिभुजाकार। इसकी आकृति क्या कैसी थी? इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का मतलब क्या होता है? जैसे एक हमारा ये इंडिया हो गया, देखो इंडिया बनाऊंगा दोबारा आपको, ये हमारा इंडिया हो गया। तो ये इस तरह की थी, ये देखो यहाँ पे आप ये स्टार्ट करोगे, ये स्टार्ट कर दिया आपने यहाँ पे, और आप यहाँ पे ले गए इसे इस तरीके से। ये आपको क्या बन गया? ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुजाकार है कैसे? इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? JNK में दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। इसका पश्चिमी कौन सा था? सुक्काडेदोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था इसका? दाइमाबाद, दक्षिणी बिंदु। और ये था आपका जिला इसका आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, हिंडन नदी के किनारे। ये दाश नदी के किनारे, ये अखनूर नदी के किनारे। तो इस
कि आसपास देखो, महाराष्ट्र हमारा इस जगह पड़ता है ना, महाराष्ट्र। देखो यहाँ पे इस जगह महाराष्ट्र दायमाबाद, इस जगह आ गया देखो ये। तो ये सभ्यता हमारी जो थी त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार। उत्तर में दायमाबाद हो गया, वो अखनूर हो गया, दायमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ये हो गया त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुछ स्थल हो यहाँ पे, जैसे अब आपने मूवी देखी होगी एक मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं कुछ। तो मोहनजोदड़ो जो था आपका, वो आपका सिंधु नदी के किनारे था। इसकी स्थापना किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की स्थापना की थी, रखालदास बनर्जी ने। यहाँ से मिला क्या? यहाँ से मिला है आपका एक स्नानागार। स्नानागार क्या होता है यहाँ पे? स्नानागार ये होता है आपका, जैसे आपको बताऊँ, आप देखो कि कहीं पे झील है, झील झील क्या, आपने अगर वो देखा हो, एक मूवी आई थी पद्मावत। तो पद्मावती मूवी में जो जौहर करते हैं, जौहर, जो दीपिका पादुकोण होती है वो जौहर करती है। जो जौहर क्या करती है, बीच में एक वो होता है कुंड, एक कुंड होता है, कुंड, उस कुंड में वो डालती हैं सारी अपनी लकड़ी वकड़ी डालती हैं, फिर उसमें जौहर कर लेती हैं। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे स्नानागार होता है, ये स्नानागार था वहाँ पे एक ये मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे जितनी भी लेडीज थी वो सब नहाया नहाया करती थी। मतलब वहाँ पे छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, तो वहाँ पे ही नहाती थी, मतलब जितनी भी लेडीज थी वहाँ पे। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्नानागार था उसकी लंबाई क्या थी? तो लंबाई उसकी 12, 7 और 5, याद रखना ये 12, 7, 5। 12 तो उसकी लंबाई हो गई, 7 उसकी चौड़ाई हो गई और 5 उसकी गहराई हो गई। तो सब मीटर में है ये, 12 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर। तो स्नानागार हो गया, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। स्नानागार मतलब यहाँ से मिला है। एक यहाँ पे क्या मिला, यहाँ के जो लोग थे ना वो वहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यहाँ के देवता हुआ करते थे। तो जैसे एक मैं बताऊँ आपको, एक ये आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपका बनाया है, ये सर्कल बनाया है, ये देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने आपका ये बनाया, चतुर्भुज बनाया। यहाँ बीच में हुआ करते थे पशुपति देवता, पशुपति देवता यहाँ बीच में, और उनके चारों तरफ इस जगह और इस जगह और यहाँ और एक यहाँ। यहाँ आपका हाथी, यहाँ गैंडा, यहाँ चीता और यहाँ भैंसा। ठीक है, पास में पीपल का पेड़ हो गया एक। यहाँ के पशुपति महाराज हुआ करते थे, ये शिव जी ने बोलते हैं, शिव जी। तो मतलब यहाँ के जो लोग थे वो आपके शिकार भी करते थे, यहाँ पे इन पशुपति की पूजा पूजा करते थे। हमके चार आसपास कौन से वो थे? चीता, भैंसा, हाथी और गैंडा। मतलब तो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको याद रखना कि चार ये पशु के बीच में एक भगवान हुआ करते थे, और पास में पीपल का पेड़ था, इसकी पूजा करते थे ये। अच्छा, अब जैसे मैं बताऊँ आपको, हम जो है हम ऐसे लिखते हैं, जैसे आज के टाइम में अगर मैं बताऊँ आपको, हम तो ऐसे लिखते हैं कि भाई राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग ये चीज़ नहीं लिखते थे। वो क्या लिखते थे? वो लिखते थे ऐसे कि भाई देखो, राम हो गया अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। मतलब देखा आपने डिफरेंस, कि मैंने दोनों बार यहीं से स्टार्ट करा, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे लिखना। जो यूं चलेंगे, यूं चलेंगे, फिर यूं, फिर यूं, 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 इस तरह से लिखते थे। इनकी लिपि इस तरीके से थी। ठीक है, तो ये मैंने बताया कुछ आपको। एक आपका वहाँ पे लोथल था, एक रंगपुर था, इस तरीके से। तो आपको बताया मैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या फसलें थी, क्या टाइम था वहाँ का, क्या स्थल थे वहाँ पे, क्या बंदरगाह था वहाँ पे, क्या स्नानागार था वहाँ पे। ठीक है, एक वहाँ पे मूर्ति मिली है, एक कांसे की मूर्ति। ये जैसे आपको बताऊँ मैं, ऐसी कुछ एक मूर्ति मिली है मोहनजोदारो से। ठीक है,
मुख्य फसलों पे गेहूं और ज्योति। ठीक है। तांबे धातु का प्रयोग किया था वहाँ पे लोगों ने, तांबे धातु का प्रयोग किया था वहाँ पे। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी सिंधु सभ्यता के बारे में, इंपॉर्टेंट। तो इसके शाम को हम क्विज करेंगे, जो आपको मैंने पढ़ाया अपना जितना भी आपको मैंने, एक तो मैंने आपको ऋग्वेद वेदों के बारे में, वेदों के बारे में बताया आपको मैंने, इतिहास के बारे में जो था हमारा, यहाँ पर मैं सभ्यता के बारे में बताया। शाम को उसके बारे में क्विज करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से हम इनको कर पाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।